Welcome to Uncovered Files. नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिनका सफर एक साधारण इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट से शुरू होकर आधुनिक राष्ट्रीय सुरक्षा और जियोपॉलिटिक्स के सबसे ताकतवर चेहरों तक पहुंचता है। एक स्पाई मास्टर, एक रणनीतिकार और एक ऐसा इंसान जिसने दशकों तक पर्दे के पीछे रहकर कई ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जिन पर आसानी से यकीन करना मुश्किल है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस गहरे विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम इन 4 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, पुलिस से स्पाई मास्टर तक का सफर। दूसरा, डीप कवर और संकट के दिन। तीसरा, शैडो ऑप्स और राजनीति। और अंत में डिफेंसिव ऑफेंसिव एरा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, पुलिस से स्पाई मास्टर। जरा सोचिए, 1967 में इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करने के ठीक अगले साल महज 22 साल की उम्र में पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी परीक्षा क्लियर। काफी इंप्रेसिव है ना? लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 1972 के थालेसरी दंगों के दौरान। केरल के नूरजहां रोटेल से फेंके गए एक जूते की वजह से 2 गुटों में इतना भयानक दंगा भड़क गया था कि पुलिस भी उस इलाके में जाने से कतरा रही थी। लेकिन वहां पहुंचकर बिना किसी लाठीचार्ज या सीधे फोर्स के सिर्फ रणनीतिक तरीके से जानकारी जुटाई गई, दोनों गुटों का लूटा हुआ सामान वापस करवाया गया और सिर्फ 1 हफ्ते के भीतर बिना किसी हिंसा के दंगे पूरी तरह शांत हो गए। इस कहानी का सबसे थ्रिलिंग हिस्सा तो ये अंडरकवर ऑपरेशंस है। मिजोरम में जब हालात बिल्कुल बेकाबू थे, तब वहां लाल डेंगा के नेतृत्व वाले मीजो नेशनल फ्रंट के कैंपों में घुसपैठ की गई। और कमाल की बात यह है कि विद्रोहियों का इतना भरोसा जीत लिया गया कि 7 में से 6 कमांडर्स को भारत सरकार के पक्ष में कर लिया गया। एक किस्सा तो बड़ा ही दिलचस्प है। इन उग्रवादियों को सीक्रेटली घर पर पोक डिनर के लिए बुलाया गया था और उनकी पत्नी को इसकी भनक तक नहीं थी कि वो किन लोगों के लिए खाना बना रही हैं। इसी तरह सिक्किम में जब वहां के राजा एक अमेरिकी सीआईए एजेंट के प्रभाव में थे, तब वहां की स्थानीय पार्टी का समर्थन करके सिक्किम का भारत में विलय पक्का किया गया। अब ये जो नंबर 7 है ना, ये यहां बहुत अहमियत रखता है। मिजोरम और सिक्किम में इन बैक टू बैक सफलताओं के कारण ही उन्हें प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि ये सम्मान आमतौर पर कम से कम 14 साल की शानदार सर्विस के बाद ही मिलता है, लेकिन उनके इस असाधारण काम को देखते हुए ये मेडल महज 7 साल में ही दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, डीप कवर और संकट। एक अंडरकवर एजेंट की जिंदगी कितनी रिस्की होती है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लगभग 6-7 साल का समय पाकिस्तान में डीप अंडरकवर बिताया गया। कभी इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी बनकर, तो कभी कहूटा की न्यूक्लियर लेबोरेटरी के बाहर एक भिखारी के भेष में जानकारी जुटाते हुए। इस दौरान पकड़े जाने के कई नज़दीकी वाक़ये भी हुए। एक बार दरगाह के पास किसी ने कान छिदवाने को लेकर शक में सवाल पूछ लिया था, और एक बार तो लाहौर में कव्वाली सुनते वक्त किसी ने सीधे टोक दिया कि आपकी नकली दाढ़ी गिरने वाली है। लेकिन हर बार अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड और सूझबूझ से सिचुएशन को संभाल लिया गया। अब देखते हैं 1988 का ऑपरेशन ब्लैक थंडर, जो सच में किसी हॉलीवुड थ्रिलर जैसा लगता है। स्वर्ण मंदिर में जब उग्रवादी घुसे तो स्थिति बहुत नाजुक थी। सरकार कोई बड़ा सीधा हमला नहीं करना चाहती थी। इस दौरान पहले एक रिक्शा वाले के भेष में जानकारी जुटाई गई और फिर एक पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट का वेश धरकर सीधे मंदिर के अंदर उग्रवादियों से संपर्क किया गया। उनका भरोसा जीतने के लिए उन्हें सुरक्षा बलों की झूठी जानकारी दी गई। अंदर रहकर एनएसजी कमांडोज के लिए नक्शे तैयार किए गए। इसके बाद भीषण गर्मी में मंदिर की बिजली और पानी की सप्लाई काट दी गई। जैसे ही मुख्य कमांडर पानी पीने बाहर आया, उसे मार गिराया गया और इसके तुरंत बाद बिना किसी बड़े खून खराबे के बाकी उग्रवादियों से सरेंडर करवा लिया गया। 1999 के कंधार विमान अपहरण को समझना भी बहुत जरूरी है। इस भारी संकट के समय इतने सालों का नेगोशिएशन एक्सपीरियंस ही काम आया। यात्रियों की जान बचाने का बहुत बड़ा दबाव था और आखिरकार बहुत सी रणनीतिक और मुश्किल वार्ताओं के बाद 3 उग्रवादियों की रिहाई के बदले सभी यात्रियों को सुरक्षित वापस ले आया गया। आइए अब रुख करते हैं भाग 3 का, शैडो ऑप्स और राजनीतिक टकराव। साल 2005 में एक बेहद सीक्रेट प्लान बनाया गया था दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी के रिसेप्शन के दौरान दाऊद को खत्म करने का। इसके लिए बाकायदा दाऊद के दुश्मन छोटा राजन के शूटर्स विकी मल्होत्रा और फरीद तानाशाह को रिक्रूट भी किया गया। लेकिन दिल्ली के एक होटल में जब फाइनल ब्रीफिंग चल रही थी, तभी अचानक मुंबई पुलिस वहां पहुंच गई और शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। आपसी तालमेल की कमी और संस्थागत टकराव के कारण ये पूरा का पूरा ऑपरेशन फेल हो गया। सोर्सेज में कई राजनीतिक घर्षणों यानी पॉलिटिकल फ्रिक्शंस का भी जिक्र है।
एक तरफ ये आरोप था कि कश्मीर में कांग्रेस के प्रभाव को कम करने के लिए पीडीपी पार्टी बनवाई गई। कहा जाता है कि इसी वजह से सत्ता में आने पर तत्कालीन सरकार ने उनका इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर का जो 2 साल का कार्यकाल था उसे घटाकर महज 8 महीने कर दिया। दूसरी ओर पूर्व गृह मंत्री एल.के. आडवाणी के साथ उनका सीधा क्लोज रिपोर्टिंग संबंध था, जिसकी वजह से विपक्षी नेताओं और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के बीच काफी संदेह पैदा हुआ। यहाँ हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि सोर्स मटेरियल में दी गई जानकारी को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से सामने रखना है। 2005 में ऑफिशियल रिटायरमेंट तो हो गया, लेकिन उनका प्रभाव जरा भी कम नहीं हुआ। 2008 में उन्हें गुजरात आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी की नींव रखी। पर सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ 2009 में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन यानी VIF थिंक टैंक की स्थापना। इस संस्था ने रिसर्च और सेमिनार्स किए, और इन्हीं सेमिनार्स में अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी जैसे लोग भी शामिल हुए, जिसने 2011 के ऐतिहासिक भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना हजारे आंदोलन को एक बहुत बड़ा वैचारिक मंच प्रदान किया। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से, भाग 4 पर, डिफेंसिव ऑफेंसिव एयर। इस बात को ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा में आज़ादी के बाद से हमेशा एक डिफेंसिव यानी रक्षात्मक नीति ही अपनाई जाती थी, जहां हम हमलों का सिर्फ बचाव करते थे। लेकिन 2014 के बाद एक बिल्कुल नया डिफेंसिव ऑफेंसिव सिद्धांत लागू किया गया। इसका मतलब सीधा सा है, खतरा बनने से पहले ही उसे सक्रिय रूप से नष्ट कर देना। म्यांमार और उरी की सर्जिकल स्ट्राइक्स और बालाकोट एयर स्ट्राइक इसी नई आक्रामक और प्रोएक्टिव रणनीति के सीधे उदाहरण हैं। इतने लंबे और हाई प्रोफाइल करियर में विवाद होना तो लाजिमी है। सोर्सेज के मुताबिक बेटे की सिंगापुर स्थित इन्वेस्टमेंट फर्म में एक पाकिस्तानी को फाउंडर होने को लेकर सिक्योरिटी कंसर्न्स जताए गए थे। इसके अलावा VIF थिंक टैंक के सेमिनार्स को बोइंग जैसी विदेशी रक्षा कंपनियों द्वारा स्पॉन्सर करने पर भी सवाल उठे। पर सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब ये आरोप लगा कि नोटबंदी के ठीक बाद कैमन आइलैंड्स में उनके बेटे द्वारा एक हेज फंड शुरू किया गया था। हालांकि इस आरोप के जवाब में तुरंत एक क्रिमिनल डिफेमेशन यानी मानहानि का मुकदमा दायर किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आरोप लगाने वाले नेता जयराम रमेश को बाकायदा लिखित में औपचारिक माफी मांगनी पड़ी थी। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है, आखिर कैसे एक भेष बदलकर काम करने वाला फील्ड स्पाई एक ऐसा मजबूत रणनीतिकार बन जाता है जो पूरे के पूरे क्षेत्र की सुरक्षा नीतियों और जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल के रख दे। ये सिस्टम के भीतर पावर बनाने और अनुभव के एकदम सटीक उपयोग की एक अभूतपूर्व कहानी है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस विश्लेषण से कई जटिल पहलुओं को समझने में मदद मिली होगी।